दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख सीएए इश्यूज इन लीगल चैलेंज टू द लॉ के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के शासन व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। देश में एक और सबसे बड़े लोकतांत्रिक उत्सव यानी लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर लोकतांत्रिक मूल्य, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के अधिकार सवालों के कटघरे में है। इसके साथ ही देश एक बार फिर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की आशंकाओं से जूझ रहा है। तो इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जा चुके हैं। लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम या सीएए 2019 के नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इसके साथ ही दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित होने के 4 साल से अधिक समय के बाद कानून के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हालांकि इसके साथ ही इससे जुड़े विभिन्न पक्ष विपक्ष के मुद्दे चर्चा के केंद्र में हैं। ऐसे में कानून को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि आखिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान क्या हैं? नागरिकता को लेकर अब तक नए नियम क्या कहते हैं? आखिर क्यों एक बड़ा तबका इसका विरोध कर रहा है? क्या इन विरोधियों के तर्कों के आधार पर कोर्ट कानून को असंवैधानिक करार दे सकती है? आज के इस आर्टिकल में हम ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले संक्षेप में जानते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 क्या है। गौरतलब है कि जिस नागरिकता अधिनियम को संशोधित किया गया है वह साल 1955 में अस्तित्व में आया था। इस कानून को अब तक 6 बार वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में संशोधित किया जा चुका है। इसमें प्रावधान है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के मानने वाले लोग भारतीय नागरिकता के हकदार होंगे। इन 6 धर्मों से संबंध रखने वाले जिन प्रवासियों ने 31 दिसंबर 2014 की तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया है, उन सभी को नागरिकता दी जाएगी। आपको बता दें कि इन प्रवासियों को देशीकरण की प्रक्रिया यानी नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के तहत नागरिकता मिलेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर इन 6 धर्मों के लोग जरूरी शर्तें पूरी करते हैं तो पंजीकरण के तहत नागरिकता हासिल कर सकते हैं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन 6 धर्मों के अलावा दूसरे धर्म के लोग भी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे, लेकिन उन पर पुराने नियम ही लागू होंगे। मूल कानून की तीसरी अनुसूची में भारतीय नागरिकता के लिए भारत में कम से कम 11 साल रहने को जरूरी बताया गया है, लेकिन नए प्रावधान में नागरिकता हासिल करने के लिए 5 साल ही काफी होंगे। वहीं इस संशोधित कानून में बिना वैध दस्तावेज वाले उपरोक्त 6 धर्मों के लोगों को वैध प्रवासी माना गया है। साथ ही अवैध निवास को लेकर उन पर पहले से चल रही सभी कानूनी कार्यवाहियां स्वतः खत्म हो जाएंगी। संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होने के कारण असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र को इस संशोधित कानून से बाहर रखा गया है। वहीं इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्रों को भी इससे बाहर रखा गया है। आइए अब जानते हैं कि नए नियम क्या कहते हैं। हालिया जारी नियमों के अनुसार पात्र नागरिकों को पात्र देशों द्वारा जारी जन्म या शैक्षणिक संस्थान प्रमाण पत्र, किसी भी प्रकार का पहचान दस्तावेज, कोई लाइसेंस या प्रमाण पत्र, भूमि या किराएदारी रिकॉर्ड या कोई अन्य दस्तावेज जो आवेदक की उस देश की नागरिकता प्रमाणित करे, वह जरूरी है। ऐसा कोई भी दस्तावेज जो यह दर्शाए कि आवेदक के माता पिता या दादा दादी या परदादा में से कोई भी 3 देशों में से किसी एक के नागरिक हैं या रहे हैं, वह भी स्वीकार्य होगा। वहीं देशीयकरण के तहत पूर्व की किसी शैक्षणिक संस्थान से यह प्रमाणित करने वाले प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी समाप्त कर दी गई है कि आवेदक संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में से एक भाषा जानता है। अब केवल उस आशय की घोषणा और भाषा बोलने की क्षमता ही पर्याप्त होगी। वहीं नियमों में 20 दस्तावेजों की सूची दी गई है, जिसमें से प्रस्तुत कोई भी डॉक्यूमेंट भारत में प्रवेश की तारीख के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य होगा, जैसे कि आवासीय परमिट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वीजा आदि। साथ ही नए नियम के तहत एक अधिकार प्राप्त समिति और एक जिला स्तरीय समिति डीएलसी का प्रावधान किया गया है, जिसे केंद्र द्वारा स्थापित किया जाना है।
समिति की अध्यक्षता एक निदेशक या जनगणना संचालन द्वारा की जाएगी और इसके सदस्यों में इंटेलिजेंस ब्यूरो के उप सचिव या उससे ऊपर के रैंक FRRO, राज्य सूचना विज्ञान के एक अधिकारी होंगे। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारी और राज्य के पोस्ट मास्टर जनरल राज्य के गृह विभाग और रेलवे से एक एक प्रतिनिधि समिति में आमंत्रित होंगे। डीएलसी में संबंधित जिले के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी या जिला सूचना विज्ञान सहायक और केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति शामिल होगा। समिति में आमंत्रित 2 सदस्य जिला कलेक्टर कार्यालय के एक प्रतिनिधि होंगे जो नायब तहसीलदार या समकक्ष पद से नीचे का न हो और रेलवे का क्षेत्राधिकार प्राप्त स्टेशन मास्टर होंगे। आइए अब कानून को लेकर विरोध के कारण समझते हैं। इस कानून को लेकर विरोध का सबसे बड़ा कारण है केवल 6 विशिष्ट धर्मों का ही चयन, वो भी केवल 3 देशों के। एक और लोगों का तर्क है कि चूंकि भारत एक सेक्युलर देश है, ऐसे में यहां धर्म के आधार पर विभेद करना गलत है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जिसके अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकती। गौर करने वाली बात है कि यहाँ व्यक्ति का अर्थ भारतीय नागरिक से नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति से है, वह चाहे भारतीय नागरिक हो या नहीं। हालांकि सरकार का कहना है कि वह धर्म के आधार पर भेद नहीं कर रही, बल्कि एक खास वर्ग के लिए नागरिकता की व्यवस्था कर रही है। लेकिन विरोधियों का तर्क है कि अगर सरकार धार्मिक रूप से प्रताड़ितों का वर्गीकरण करती है, तो यही प्रताड़ना भूटान के ईसाई, म्यांमार के रोहिंग्या, चीन के उइगर मुस्लिम भी झेल रहे हैं। फिर पाकिस्तान में ही शिया, अहमदिया और कादियानी भी धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, तो फिर उनके लिए विशेष प्रावधान क्यों नहीं लागू किए जा रहे? साथ ही अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, जबकि चीन, भूटान, म्यांमार, नेपाल भारत से लंबी सीमा साझा करते हैं। फिर भी इन देशों को कानून में शामिल नहीं किया गया है। एक समस्या यह भी है कि अधिनियम में प्रताड़ना को परिभाषित नहीं किया गया है और ना ही उत्पीड़न के नियम बताए गए हैं। तो यह कैसे पता चलेगा कि जो व्यक्ति नागरिकता लेना चाह रहा है उसका उत्पीड़न हुआ ही है? एक सवाल यह भी है कि एक ऐसे समय में जब भारत सरकार एक देश एक कानून की बात कर रही है, तब देश के ही कुछ राज्यों के लिए इसमें रियायत क्यों? सरकार ने इनर लाइन वाले और अनुसूची 6 वाले क्षेत्रों में नए प्रावधानों को लागू नहीं करने का फैसला किया है। इन क्षेत्रों के तहत लगभग सभी उत्तर पूर्वी राज्य आते हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर कोई बांग्लादेशी हिंदू या ईसाई इन राज्यों में बसा होगा, तो क्या सरकार उन्हें शरणार्थी नहीं मानेगी? ऐसे लोगों की नागरिकता कैसे सुनिश्चित की जाएगी? इस बाबत भी कानून में साफ नहीं किया गया है। इसके अलावा एक समस्या यह भी है कि इससे भारत की संघीय व्यवस्था को खतरा होने का अंदेशा जताया जा रहा है। जैसे कि केरल और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों ने कहा है कि वे CAA लागू नहीं करेंगे, लेकिन अब नए नियमों के तहत उनके पास ऐसी शक्ति सीमित कर दी गई है। चूंकि जहां पहले नागरिकता के आवेदन जिला कलेक्टर को किए जाते थे, जो राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में था, वहीं अब इस प्रक्रिया को यूं बदल दिया गया है कि राज्यों के पास ऐसे मामलों में शक्ति नहीं रह गई है। इसके अतिरिक्त कानून में आंतरिक विरोधाभास भी है। जैसे नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A उन लोगों को नागरिकता प्रदान करती है जो 24 मार्च 1971 से पहले असम में चले गए हैं, लेकिन CAA 2019 के अनुसार 1971 के बाद लेकिन दिसंबर 2014 से पहले आए लोगों को भी नागरिकता प्रदान की जाएगी। वहीं आखिर 31 दिसंबर 2014 की कटाफ तारीख का औचित्य भी नहीं बताया गया है। जहां तक बात 1971 की कटाफ तारीख की थी, वह तत्कालीन समय में बांग्लादेश से असम आए प्रवासी आबादी को देखते हुए लिया गया था। पर वर्ष 2014 में ऐसा कोई प्रवासी संकट भारत के सामने नहीं आया है, तो फिर आखिर किस आधार पर यह कटाफ डेट निर्धारित की गई है? वहीं एक और भारत सरकार हमेशा से ही अवैध प्रवासियों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानती रही है। यही कारण है कि भारत ने शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित जिनेवा कन्वेंशन 1961 पर हस्ताक्षर भी नहीं किया है। पर फिर दूसरी ओर भारत कुछ देशों के कुछ नागरिकों को वीजा, पासपोर्ट जैसे किसी वैध दस्तावेज के बिना ही नागरिकता दे रही है। वहीं NRC को लेकर भी इस पर सवाल उठाए गए थे। इन विभिन्न तर्क वितर्कों के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट में 200 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं। हालांकि इसमें सबसे बड़ा मुद्दा अनुच्छेद 14 के आधार पर समानता के अधिकार का है।
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 14 के आधार पर इसे खारिज कर सकती है। सरकार का तर्क है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के वे वर्ग जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं, उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है और यह रीजनेबल क्लासिफिकेशन यानी उचित वर्गीकरण है। साथ ही यह एक तरह का इंटेलिजिबल डिफरेंशिया यानी बुद्धिगम्य विभागीकरण है। असल में पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने उचित वर्गीकरण की व्याख्या दी है। कोर्ट के अनुसार कोई भी वर्गीकरण तभी उचित कहलाएगा जब वह इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के आधार पर किया जाएगा। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब है कि किसी समूह से क्या लिया गया है और क्या छोड़ा गया है के बीच एक इंटेलिजिबल डिफरेंस होना चाहिए, यानी एक उचित अंतर होना चाहिए और उनके बीच एक तार्किक संबंध हो। ऐसे में कोर्ट द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा कि क्या इन 3 देशों को अनिवार्य रूप से मुसलमानों को बाहर रखने के लिए चुना गया था। यदि कोई वर्गीकरण मनमाना पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। अदालत ने हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि यह स्पष्ट रूप से मनमानी थी। ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो देखा जाए तो पहले की सरकारों द्वारा भी समय समय पर ऐसे कदम उठाए गए हैं। जैसे कि फरवरी 2004 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने राजस्थान और गुजरात के कुछ सीमावर्ती जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों को पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए नागरिकता देने के लिए नियमों में संशोधन किया था। तो वहीं वर्ष 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने भी पाकिस्तान के हिंदू और सिख पात्र नागरिकों के लिए कुछ रियायतों का प्रावधान किया था। ऐसे में प्रताड़ित लोगों की सुरक्षा करना कहीं से भी गलत कदम नहीं ठहराया जा सकता। विरोध करने से पहले लोगों को यह बात समझनी होगी कि सरकार इस कानून के द्वारा किसी विशेष धर्म से नागरिकता छीन नहीं रही है, बल्कि धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों को अपने देश में पनाह दे रही है। वहीं इससे किसी देश के या किसी धर्म के नागरिकों को नागरिकता देना बंद करने का प्रावधान नहीं किया गया है। वे पहले की तरह अभी भी नागरिकता हासिल कर सकते हैं। ऐसे में इसे पूरी तरह गलत नहीं ठहराया जा सकता। भारत ने पहले ही G20 सम्मेलन के अपनी थीम वसुधैव कुटुंबकम के द्वारा विश्व के एक परिवार होने की संकल्पना पेश की है। ऐसे में अगर भारत आगे बढ़कर अपने पड़ोसी देशों के प्रताड़ित लोगों को अपनाता है तो इससे विश्व पटल पर एक अच्छा संकेत जाएगा। वहीं भारत ने प्रताड़ितों के लिए वीजा के अनिवार्य आवश्यकता को हटाकर भी एक अच्छा संकेत दिया है। हालांकि सरकार धर्म से परे हटकर सभी उत्पीड़ितों को समान रूप से नागरिकता देने की व्यवस्था कर सकती थी, तो वहीं म्यांमार, श्रीलंका, चीन जैसे देशों के प्रताड़ित नागरिकों के लिए भी ऐसी रियायतें दे सकती थी। हालांकि इससे देश में संसाधनों पर बोझ बढ़ सकता था, जो पहले से ही विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या के कारण दबाव में है। इसके अलावा इससे समाज के दलित वर्ग को भी राहत मिलेगी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कई रिपोर्ट्स बताते हैं कि कानून के तहत लगभग जिन 6000 पात्र परिवारों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया है, उनमें से 70% दलित हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ऐसे प्रावधान केवल भारत में ही लागू किए जा रहे हों, बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों में भी नागरिकता के लिए सताए गए अल्पसंख्यकों को तरजीह दी जाती है। तो इसे लेकर विरोध नहीं होना चाहिए। हालांकि फिर भी सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि सभी हितधारकों को विश्वास में लिया जाए। साथ ही सरकार सभी धार्मिक समुदायों के सदस्यों को लेकर एक समिति के गठन का विचार कर सकती है और इस समिति के रिपोर्ट के आधार पर कानूनों में बदलाव कर सकती है। वहीं ओपन डिबेट में रखकर विभिन्न लोगों से राय मशविरा के बाद भी इस पर आगे बढ़ सकती है। सरकार को असम इनर लाइन परमिट और एनआरसी जैसे मुद्दों पर भी विचार करना चाहिए। आप असम इनर लाइन परमिट और एनआरसी जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा सुनना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर विकास सर की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के आलोक में यह बताएं कि क्या भारत को शरणार्थियों पर 1961 के जिनेवा कन्वेंशन को अपना लेना चाहिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।